हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग एक नए टॉपिक संसदीय शासन से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। पी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संसदीय शासन पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और GS2 के साथ साथ एक ऑप्शनल का राजनीति विज्ञान का जो भी जितना भी सिलेबस होगा उसे हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे इसका फ़ायदा सभी तक पहुँच सके। तो गाइस, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं संसदीय शासन से। तो संसदीय शासन को देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहली होती है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो पहले हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पे आएंगे। फिर हम लोग इस संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को तुलना करके देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इससे आपको स्पष्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि संसदीय शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको कंपेयर करते चलेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होता है, चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो आज हम लोग संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत करेंगे। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे है? भारत में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका में ये वाली शासन प्रणाली है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो आज हम लोग संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहली विशेषता हो गई, इसे विशेषता कर लीजिए। विशेषता, पहली विशेषता हो गई शक्ति का केंद्र। शक्ति का केंद्र संसद होती है। संसद होती है। तो पहली विशेषता क्या होगी? शक्ति का केंद्र संसद होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता ये है कि जो भी शक्ति का केंद्र होगा वो संसद होती है। और जो भी अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बनना है तो उसे सबसे पहले संसद का सदस्य होना पड़ेगा। तो शक्ति का केंद्र होने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। तो जैसे ये हमारी हो गई संसद, ये हो गई संसद, ये हो गए हमारे मंत्री, ये हो गए हमारे मंत्रिपरिषद, ये हो गए हमारे प्रधानमंत्री। जैसे किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनना है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। बिना संसद के सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति ना तो मंत्रिपरिषद बन सकता है ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हो गए कि शक्ति का केंद्र संसद होते हैं। संसद से ही सारी शक्तियाँ निकलती हैं, संसद से ही सारी समूची शक्तियाँ निकलती हैं। जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण कहाँ से हो रहा है? संसद से हो रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ से बन रहा है? संसद से बन रहा है। तो संसदीय शासन में शक्ति का केंद्र कौन होता है? संसद होता है।
तो इसे आप लोग डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद से हो रहा है, प्रधानमंत्री का निर्माण कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता पे आते हैं हम लोग। दूसरी विशेषता पढ़ लेते हैं। दूसरी विशेषता कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो भी, इसको यहाँ देख लेते हैं, कार्यपालिका ये हो गए और ये हमारी मंत्रिपरिषद हो गई, ये हमारी संसद हो गई। तो कार्यपालिका में कौन आता है, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका में कौन आता है, मंत्रिपरिषद। ये हमारी कार्यपालिका हो गई, इसमें पीएम आएंगे, मंत्रिपरिषद आएंगे। तो कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। तो कार्यपालिका का निर्माण आप लोग देख रहे हैं कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है या पीएम बनना है तो उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए कार्यपालिका के निर्माण कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। तो जब कार्यपालिका का निर्माण संसद विधायिका से हो रहा है तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, पीएम आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं। तो कार्यपालिका का निर्माण संसद से हो रहा है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो आप लोग को बिल्कुल हर एक चीज़ पे, हर एक शब्द पे आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ शब्दों का खेल होता है। यूपीएससी सिर्फ शब्दों का इधर उधर करता है और आपको आंसर लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको हर एक शब्द पे पकड़ होनी चाहिए कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है, संसद से हो रहा है। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि संसद का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। तो संसद में क्या क्या शामिल होते हैं, संसद में राज्यसभा शामिल होती है, संसद में लोकसभा शामिल होती है, संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। तो संसद में कौन कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रपति ना तो एलएस का सदस्य होता है, ना ही किसी सदन की चर्चाओं में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति ना तो इसका भाग है, ना तो इसका भाग है, ना तो इसकी चर्चाओं में भाग लेता है, ना तो इस सदन की चर्चा में भाग लेता है। तो फिर राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना गया है, तो फिर राष्ट्रपति को संसद का अंग इसलिए माना गया है क्योंकि राष्ट्रपति सदन को बुलाता है, सदन के सत्र को बुलाता है, सदन के सत्रों को विघटित करता है और सदन द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। तो आप लोग से कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है, तो 3 ऑप्शन देख के आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि पहला क्या हो गया कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को विघटित करता है और राष्ट्रपति संसद द्वारा विधायिका द्वारा जो भी पारित विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। तो ये कारण आपको समझ में आने चाहिए तीनों। और राज्यसभा व लोकसभा को सामूहिक रूप से विधायिका कहते हैं। राज्यसभा व लोकसभा को सामूहिक रूप से विधायिका कहते हैं। जब विधायिका प्लस राष्ट्रपति
विधायिका प्लस राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जैसे विधायिका में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा व लोकसभा। और जब विधायिका में राष्ट्रपति जोड़ दिया जाता है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। तो विधायिका में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, केवल राज्यसभा व लोकसभा विधायिका में शामिल होते हैं। तो ये आपको विधायिका व संसद में अंतर समझ में आना चाहिए। तो विधायिका में केवल राज्यसभा व लोकसभा शामिल होंगे और संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। तो ये आपको अंतर विधायिका व संसद में अंतर आपको समझ में आना चाहिए गाइस। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस, हर एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन आना है ही। आप लोग गारंटी लिख लीजिए, यहाँ से इस जो भी संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस वर्ष भी आया है, आने वाले वर्षों में भी आएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो गाइस ये सेकंड हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड विशेषता क्या होती है? कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव की संभावना कम होती है। तो गाइस जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है उनके बीच एक टकराव की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये कार्यपालिका हो गई और ये विधायिका हो गई। तो कार्यपालिका के ही सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, ये कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो एक कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सामंजस्य व समन्वय बना रहता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य एक ही होते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा वो कार्यपालिका का भी सदस्य है और वही विधायिका का भी सदस्य है। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सामंजस्य व समन्वय बना रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव क्यों कम होता है, क्योंकि कार्यपालिका के ही सदस्य विधायिका के बीच सदस्य होते हैं। तो एक तरह से सामंजस्य व समन्वय दोनों कार्यपालिका और विधायिका के बीच बना रहता है। और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो भी संसद के सदस्य होंगे। तो एक तरह से यहाँ के सदस्य यहाँ के भी सदस्य हैं, यहाँ के सदस्य यहाँ के सदस्य हैं। तो एक तरह से समन्वय व सामंजस्य बना रहता है। और जब हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो वहाँ पे एक टकराव की संभावना बनी रहती है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। तो आप ये तीसरी विशेषता हो गई, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ ऐसे ही नोट्स बनाइए, बिल्कुल एक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको समझना है। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, वहीं पे एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव की संभावना कम होती है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं गाइस। चौथा पॉइंट ये है कि संसदीय शासन को कैबिनेट शासन कहते हैं। संसदीय शासन को कैबिनेट का शासन भी कहते हैं। संसदीय शासन को कैबिनेट का शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस संसदीय शासन में जो भी सरकार की शक्तियां होती हैं, जो शासन की शक्तियां होती हैं, वो किसी एक व्यक्ति में निहित ना होके एक समूह में निहित होते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? उस समूह को कैबिनेट कहते हैं। और जो कैबिनेट होता है, जो भी सरकार के प्रमुख मंत्री होते हैं, उनके समूह को कैबिनेट कहते हैं। तो एक कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा? जो भी सरकार के प्रमुख मंत्री होंगे, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो सरकार की जो भी शक्ति होगी वो कैबिनेट में निहित होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति, ना तो किसी प्रधानमंत्री में निहित होती है, ना किसी गृह मंत्री में निहित होती। तो सरकार की सारी शक्ति एक कैबिनेट में निहित होती है, एक समूह में निहित होती है, और उस समूह को क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और उस समूह का नेतृत्व कौन करते हैं?
उस समूह का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा, जैसे वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी उस समूह का नेतृत्व करेंगे। अगर अगले आने वाले वर्षों में कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो कोई और उस समूह का नेतृत्व करेगा। तो आप लोग ये चौथी विशेषता को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गई हमारी कैबिनेट, ये हो गई हमारी कैबिनेट। कैबिनेट में हो गया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होंगे वो सभी कैबिनेट का पार्ट होंगे। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और इधर होगा रेलवे मिनिस्टर। जितने भी सरकार के प्रमुख मंत्री होंगे वो सभी इसके पार्ट होंगे। ये होगी हमारी कैबिनेट। तो संसदीय शासन को एक कैबिनेट शासन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी सरकार की सारी शक्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति में निहित ना होके वो किस में निहित होती हैं, वो कैबिनेट में निहित होती हैं। और इस कैबिनेट का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। तो ये हो गई हमारी चौथी विशेषता। सरकार की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होके एक समूह में निहित होती है। उस समूह को क्या कहते हैं गाइस? उस समूह को कहते हैं कैबिनेट। और इस कैबिनेट का नेतृत्व कौन करता है? इस कैबिनेट का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं वर्तमान में। इसके आने वाले वर्षों में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो इस समूह का, वो कैबिनेट का नेतृत्व करता है। तो ये हो गया संसदीय शासन को कैबिनेट शासन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर एक समूह में निहित होती हैं और उस समूह को क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और उस कैबिनेट का जो नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए। कैबिनेट में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। तो गाइस ये कैबिनेट शासन चौथी विशेषता होगी। पांचवी विशेषता पे हम लोग आते हैं। पांचवी विशेषता देख लेते हैं। गाइस पांचवी विशेषता देख लेते हैं क्या होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है, जो भी मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से, थोड़ा सा हल्का होगा गाइस, इसे आप लोग बस सुन लीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। जो पांचवी विशेषता है ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे आप लोग लोकसभा याद रखिएगा, यहाँ पे राज्यसभा नहीं है। तो यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि जो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा वो अपने कार्यों के लिए सिर्फ वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होगा, पूरा मंत्रिपरिषद उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। तो आप लोग ने एक छत्तीसगढ़ की घटना के बारे में सुना होगा जहाँ पे अजय मिश्र टैनी का नाम आ रहा था। तो सपोज करिए अजय मिश्र टैनी के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सिर्फ अजय मिश्र टैनी को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा अगर किसी मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा गाइस। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है।
तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई किसी मंत्री जो परिषद के सदस्य के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए संसदीय शासन के बारे में कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। मतलब शासन करेंगे तो सभी शासन करेंगे, नहीं तो कोई भी शासन नहीं करेगा। तो ये कथन लिख लीजिए कि मंत्रिपरिषद के संसदीय शासन के बारे में ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं व एक साथ डूबते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये आईएएस के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कई बार और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी। वैसे विशेषताएं तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है कि यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस ये होगी पांचवी विशेषता। एक दो विशेषताएं और बाकी हैं, उसे हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गई आज की 5 विशेषताएं। कल जितनी भी विशेषताएं एक दो बाकी हैं उसे हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और गाइस अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग का एक मोटिव है कि फ्री एजुकेशन जो भी आईएएस की है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कहीं भी रहता हो। तो उसे एक फ्री एजुकेशन सभी को देना हम लोग का एक मोटिव है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।